नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में सितंबर के महीना में आपका आयोजन एमटीएस का एग्जाम कराया गया था। कुल 27 शिफ्ट का हल हम लोग करेंगे, एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक पेपर का सॉल्यूशन देखते चलेंगे। आपको मैं बता दूं पूर्णतः डिस्कशन के साथ, और ऐसा डिस्कशन अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं कर रखा होगा, मेरा ऐसा मानना है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो 1 सितंबर 2023 के पहले शिफ्ट के पेपर को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, जो पेपर आपको मिलता है एग्जाम में, ऑनलाइन जो आंसर की आती है, उससे हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि बिल्कुल हाँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस हो, या फिर रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट वीडियो है। क्योंकि 2023 में लगभग आपके नया पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, किस प्रकार से जीके आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और एक एक ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, तो और भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, भीतरगांव ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ये जो भीतरगांव ईंटों वाला मंदिर है, यह किस काल में बनाया गया? याद रखना, गुप्त काल में बनाया गया था। गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ये फैक्ट भी बार बार एसएससी पूछता है, तो श्री गुप्त हो जाएगा इसका उत्तर, कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? आप लोग यूज़ भी करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, इसमें अंतर बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जैसे आप लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड से एक निश्चय सीमा तक ऋण लिया जाता है, जिसमें आपके हस्ताक्षर की भी ज़रूरत होती है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? अब आपको 4 ऑप्शन है इस प्रकार के दिखेंगे, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। अच्छा, सिलचर किस राज्य में है? तो मेरे भाई ये असम में है, आपको याद रखना है। पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। तो अगर दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो असम और गुजरात का, या फिर सिलचर और पोरबंदर। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसा कि अगर इसकी लंबाई पूछ लिया जाए, जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 3300 किलोमीटर है मेरे भाई। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। और चतुर्भुज ये दिख रहा है, जो महाराजमार्ग का जो चतुर्भुज है, ये 4 महानगर को जोड़ता है। कितने महानगर को? 4। कौन कौन महानगर को जोड़ता है? तो दिल्ली को जोड़ता है, याद रखिए, मुंबई को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, और कोलकाता को भी जोड़ता है, याद रखिएगा, डीएमसी के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो मेरे भाई, इन 4 में से बंगाल में स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था रामकृष्ण मिशन का। अच्छा, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया? 1897 में किया गया था। कहाँ? तो बंगाल में। अब एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं आपके ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की बात करें, 1867 में इसकी स्थापना की गई, प्रार्थना समाज की। और किसके द्वारा किया गया? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। एक है सत्य शोधक समाज, आपको याद रखना है 1873 में इसकी स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा किया गया था मेरे भाई, याद रखना। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में किया गया था। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो एक एक प्रश्न से हम लोग इस प्रकार से आपके ऑप्शन को डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपने 27 सेट हमारे साथ कर लिया तो बहुत आपके जीके में सुधार होगी और एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कुर्बन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया? करेंट अफेयर्स उस समय था और इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। वैसे आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। निम्नलिखित में संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक? तो मेरे भाई संगीतकार इनमें से कौन कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है? आपको थोड़ा चुनना है। आशा भोसले, किशोर कुमार, ये तो नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से अब तक सम्मानित किया गया है। कब किया गया मेरे भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्यों किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पंडित रविशंकर से शुरुआत करते हैं। पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है सितार में पंडित रविशंकर। और इनको भारत रत्न कब दिया गया मेरे भाई? याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा 1999 में। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे मेरे भाई, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे। और इनको कब दिया गया भारत रत्न? 2008 में। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है, यानी स्विमिंग से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये तीनों के तीनों तैराकी से संबंधित हैं। और ये जो पेनल्टी कॉर्नर हमारा राइट आंसर है, ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। बाकी के 3 ऑप्शन ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे तैराकी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? अब बार बार पेपर में आएगा, बार बार हम डिस्कशन करेंगे और आपको याद करा देंगे। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का एक लोक नृत्य है मेरे भाई, याद हो गया। अब देखते हैं केरल के लोक नृत्य। केरल की बात करें तो कथकली यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कथकली केरल का है। एक मोहिनी अट्टम भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोहिनी अट्टम भी केरल का हो जाएगा। हरियाणा घूमर और धमाल, ये हरियाणा के हैं 2, याद रखिएगा। राजस्थान में भी आपके घूमर होते हैं, ठीक है, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। और लेकिन राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कालबेलिया नृत्य। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। और एसएससी का फेवरेट नृत्य अगर माना जाए तो कालबेलिया है, कथकली है, यक्षगान है। ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार पेपर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो चारों ऑप्शन हमने डिस्कशन कर लिया मेरे भाई। अब तो वीडियो को शेयर कर दो। अगला प्रश्न देख, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 149 है मेरे भाई, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति से संबंधित है, ठीक है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को पढ़ाया जाता है। 149 में कैग की कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया गया। अच्छा, कैग की नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुच्छेद अगर पूछा जाए, और बार बार पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, 148 नंबर का अनुच्छेद, जिससे कैग की नियुक्ति की जाती है। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है एक कैग अधिकारी का, या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो पहले पूरा हो जाएगा उसको मानकर उनको नियुक्ति से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच का आयोजन नहीं किया गया था? जैसा कि आपको पता होगा, फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप भारत में इसका आयोजन किया गया था। भारत के 3 शहर में इसका आयोजन कराया गया। कौन कौन शहर थे मेरे भाई, बताते चलता हूँ। एक था गोवा, फिर हो जाएगा उड़ीसा, और एक है महाराष्ट्र, जो आपके ऑप्शन में भी दिख रहे हैं, गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र। गुजरात में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का एक मैच का भी आयोजन नहीं कराया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब थोड़ा यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता? तो स्पेन जीता था। किसको हराया था फाइनल में? तो कोलंबिया को हरा के स्पेन जो है विजेता बना। अच्छा, ये कोलंबिया जो है ना, यहाँ के जो प्लेयर थी, उसने खुद अपने गोल पोस्ट में गोल कर दिया, इस वजह से स्पेन जीत गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो सिंपल सवाल है, भूमध्य सागर में गिरता है नील नदी का पानी। जैसा कि देखा जाए तो नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है मेरे भाई। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, और ये अफ्रीका से होकर बहती है। आपको पता होगा, नील नदी के बारे में इतना ना पढ़ा दिया गया है कि आपको याद हो गया होगा। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन है? तो आप बोलिएगा श्वेत नील, और दूसरी है इसकी सहायक नदी ब्लू नील। ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती पर भारतीय चंद्र माह के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेरे भाई, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है गुरु नानक देव की जयंती। ठीक है, ये गुरु नानक देव हैं कौन? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं मेरे भाई। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। और कुल 10 गुरुओं में से ये प्रथम गुरु भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पूना सार्वजनिक सभा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा किया गया। चलिए यहाँ डिटेल्स में बात करते हैं। कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। आप लोग नाम से भी बता सकते हैं कि पूना मतलब पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विनायक दामोदर सावरकर। कब किया गया? 1904 में मेरे भाई। यानी अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था।
द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। साथ में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तेलंग थे। कब हुआ था? 1885 में। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं मेरे भाई। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक तो जल्दी से कर ही दो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना मेरे भाई, वहाँ आपको 2022 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? अब ये इतना पढ़कर मत हिल जाना कि ये 7वीं क्यों पूछ दिया। पहला पूछता, दूसरा पूछता, ये 7वीं प्रचुर मात्रा में पूछ दिया। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इस प्रश्न को तब समझ में आएगा। जिसका नाम मध्य युगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया मेरे भाई। किससे लिया गया है? केलियम से। जैसे आप केलियम पढ़ेंगे आप इसका उत्तर आसानी से करेंगे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को के से लिखते हैं, आपको याद है? याद है ना? पोटेशियम को के से लिखते हैं। और कहाँ से लिया गया? केलियम से लिया गया है, जो कि एक लैटिन शब्द है। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी की भूपरपटी जो है मौजूद सबसे अधिक तत्व अगर पाई जाती है वो है तत्व जो है एल्युमिनियम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कैमिलो गॉल्गी, ठीक है। कैमिलो गॉल्गी जिसको आप लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू की पहली तस्वीर कैमिलो गॉल्गी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? हालांकि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीता है, 2024 T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा के, और जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ये 3 प्लेयर जो थे उन्होंने संन्यास ले लिया केवल और केवल T20 क्रिकेट से। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 2022 में विराट कोहली 11,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे T20 में। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को तंगसपो के नाम से जाना जाता है? तसांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इतना ही थोड़े ना छोड़ेंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ाते हैं, और पूरा इसके बारे में जो जो प्रश्न बन सकता है उसके बारे में बता देते हैं। देखो मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी वो तिब्बत से तो निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और तिब्बत में ही इसको तसांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। जैसे ही ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। और असम में जब जाती है यही नदी तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तसांगपो तिब्बत में बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी इसको बोला जाता है। और बार बार यहीं से पेपर में सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कितने पाकिस्तान इसका सही उत्तर होगा। कमलेश्वर की एक उपन्यास से जो 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, कितने पाकिस्तान उस उपन्यास का नाम है। और देख लो मेरे भाई किस प्रकार के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके SSC के एग्ज़ाम हो, ठीक है। MTS SSC लेता है एग्ज़ाम, तो ध्यान रखना मेरे भाई। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 27 जो पेपर में कराने वाला हूँ, एकदम आपको जुड़े रहना है, और आपको इस प्रकार के प्रश्न का काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन जो भाषा है वो चाइना का है। चीन हमारा राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का।
अफगानिस्तान की अगर भाषा देखा जाए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो पाश्तो हो जाएगा। और एक और है इम्पोर्टेंट यहाँ का, दारी। पाश्तो दारी जो है ये अफगानिस्तान के भाषा है, आधिकारिक भाषा। श्रीलंका की तरफ अगर चले तो श्रीलंका में आपको सिन्हली याद रखिएगा, और एक और इसके साथ आपको याद रखना है, तमिल भाषा भी आधिकारिक भाषा मानी जाती है श्रीलंका की। भूटान, बिल्कुल प्रश्न पेपर में पूछा ही जाता है भूटान से। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है जोंग रखा है मेरे भाई, ठीक है, जोंगक्खा है, जोंगक्खा याद रखिएगा, जोंगक्खा हो जाएगा भूटान का आधिकारिक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या था? अनुच्छेद 44 से बार बार पेपर में आता है और आप लोग को याद भी होगा मेरे भाई, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, याद रखना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यानी किस गेट के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो झंडा फहराए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत डीप जाके सवाल पूछा गया, तो इसका हो जाएगा उत्तर लाहौरी गेट, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। लाहौरी गेट के ऊपर झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत आसान, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। यानी देश के भीतर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को अगर मापना है तो उसी को सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, रोशन कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदुनी लाखिया जो कि हैं प्रख्यात कलाकार हैं, किस नृत्य के प्रख्यात कलाकार हैं? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा कथक, याद रखना मेरे भाई। और कथक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है, याद रखिएगा। कथक कली पूछ लिया जाए तो केरल हो जाएगा, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो आयुष्मान खुराना के द्वारा क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक इनको माना जाता है। और इनके साथ कौन थी जो मेन थी? वह इनकी धर्म पत्नी ताहिरा कश्यप। ये दोनों मिलकर क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक लिखा है, आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, रानी मछाया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो मेरे भाई ये जो रानी मछाया है एक उम्मत 8 लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब यहाँ क्या ही डिटेल्स बताया जाए, आप लोग वन लाइनर के फॉर्म में याद रख लीजिएगा कि रानी मछाया को पद्म श्री सम्मान से 2023 में नवाजा गया, जो कि उम्मत 8 लोक नर्तकी हैं। तो ये था कुल हमारा 25 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा मेरे भाई? आशा करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, और कमेंट में अपना प्रश्न जरूर डालें जो भी आपको डाउट है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे एमटीएस एग्जाम तक आपका हम साथ देने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।